स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सभी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज और स्मॉल ए फिजिकल क्वांटिटी इज एज कंपेयर टू ए बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड। देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो वो अपने बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या छोटी है, ये डिटरमाइन करना ही मेजरमेंट कहलाता है। बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है। जैसे मान लीजिए किसी रॉड की लेंथ को अगर हम मेजर करें तो उसकी लेंथ अगर 5 मीटर है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 5 मीटर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस रॉड में उसका जो बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड है, बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या हुआ, यहां पर 1 मीटर हुआ, उसका जो यूनिट हुआ वो मीटर हुआ। तो वो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि रॉड की लेंथ अपने बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड की 5 टाइम्स है। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती? देखिए, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। एक तो होती है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज क्या होती है? देखिए, द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए, ऐसी क्वांटिटीज जो किन्हीं दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती है उनको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये 7 टाइप की होती है। मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। ये 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और इन्हीं के जो यूनिट्स होते हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। फिर उसके बाद आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज विच एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ fundamental quantities and also their units in terms of fundamental units are called derived quantities। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज मतलब किन पर डिपेंड करेंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करेंगी, तो इनको कहते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनके जो यूनिट्स होते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज है यानी कि लेंथ, और ये टाइम, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं? ए कंप्लीट सेट ऑफ बोथ द बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जो कंप्लीट सेट है बेस यूनिट्स का और जो डिराइव्ड यूनिट्स का, उनका जो कॉम्बिनेशन है उसी को ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। अब देखो, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सीजीएस सिस्टम, दूसरा होता है एफपीएस सिस्टम, तीसरा होता है एमकेएस सिस्टम और चौथा होता है एसआई सिस्टम। तो एक एक करके चलिए इसको पढ़ते हैं। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? सीजीएस जैसा इसका नाम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसमें लेंथ, मास और टाइम के यूनिट्स होते हैं। इसी तरीके से एफपीएस सिस्टम में फुट, पाउंड और सेकेंड, लेंथ, मास और टाइम के यूनिट्स होते हैं। इसी तरीके से एमकेएस सिस्टम में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड जो है वो लेंथ, मास और टाइम के यूनिट्स होते हैं। फिर आता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जो है वो एक तरीके से एक्सटेंडेड फॉर्म है एमकेएस और सीजीएस सिस्टम का। इसमें 7 बेस यूनिट्स होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। 7 बेस यूनिट्स वही यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स थे, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियन एंड स्टेरेडियन। रेडियन जो होता है वो प्लेन एंगल का यूनिट होता है और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का यूनिट होता है। ठीक है, अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं उनको भी समझ लीजिए। प्लेन एंगल का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, सर्किल में मोशन कर रहा है, तो वो जितना सेंटर पर एंगल बनाएगा उसी को ही कहते हैं हम प्लेन एंगल।
जैसे मान लीजिए ये ए से लेकर बी पॉइंट तक जाता है इस सर्किल के ऊपर, तो जो आर्क लेंथ वो कवर करता है डीएस की कवर करता है, तो उसकी वजह से सेंटर पे जो एंगल डी थीटा बनेगा उसको हम लिख सकते हैं डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर, यानी कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है और डिग्री भी होता है। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। 360 डिग्री का मतलब कि पूरा सर्किल का जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो 360 डिग्री की वैल्यू 2 पाई रेडियन के इक्वल होती है। तो 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल हो जाएगी। अच्छा, 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के भी इक्वल होता है। ये जो मिनट यानी कि टाइम जो है वो भी डिग्री के साथ रिलेटेड होता है। तो 60 मिनट, मिनट को हम ऐसे लिखते हैं, 60 के ऊपर एक डैश लगा देते हैं तो ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो डबल डैश लगा देते हैं। तो देखिए 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होगी और यही वैल्यू 60 मिनट के इक्वल होगी, और 60 मिनट में 3600 सेकंड होंगे तो यही वैल्यू 3600 सेकंड के इक्वल होगी। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, अगर आर्क लेंथ की वैल्यू रेडियस के ही इक्वल हो जाती है तो सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन का बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है, जिसका यूनिट था स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल के लिए देखिए, मान लीजिए ये कोई स्फेयर है जो आर रेडियस का है और इसके सरफेस पर हमने एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसीडर कर लिया है कोई डीएस का। तो ये छोटा सा सर्कुलर सरफेस एरिया इस स्फेयर के सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, ठीक है, ये एंगल बिल्कुल उस तरीके से होगा जैसे कि आइसक्रीम का कोन होता है, आपने देखा होगा। तो आइसक्रीम के कोन का जो उसके वर्टेक्स पर एंगल बनेगा वही वाला एंगल, ये एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो इसकी वैल्यू डी ओम इज इक्वल टू डी एस बाई आर स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, इसका एसआई यूनिट होता है स्टेरेडियन, जिसको हम एस आर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कि जो ये सरफेस एरिया है अगर उतना ही है जितना रेडियस का स्क्वायर है, तो हम देखते हैं कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 1 स्टेरेडियन का बनता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये जो पूरा स्फीयर है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये पूरा स्फीयर इस अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, तो देखिए एंगल मेड बाय होल स्फीयर एट द सेंटर 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो बाहर का पूरा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस के स्क्वायर से रेडियस का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 पाई स्टेरेडियन के इक्वल आ जाएगा। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पूरा स्फीयर है तो अपने सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, तो वो 4 पाई स्टेरेडियन के इक्वल एंगल बनाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। आगे बढ़ते हैं बेटा, आते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पर। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड एज a इंटू 10 टू द पावर b, इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इस तरीके से अगर हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, तो फिर एक्सपोनेंट b जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है। ये 10 का जो एक्सपोनेंट है b, उसी को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। और अगर यही a जो है वो 5 और 10 के बीच में होता है, यानी इसकी वैल्यू 5 से अगर ग्रेटर हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो p+1 हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखें, 2 इंटू 10 टू द पावर 7, इस क्वांटिटी में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी 7, क्योंकि ये जो a है वो लेस देन 5 है। एंड ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी अगर आपसे पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी क्या है, तो वो 10 टू द पावर 7 होगी। ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी 10 टू द पावर 7। ठीक है, इस नोटेशन को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है? इट इज ए मेजर हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू बी ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि किसी वैल्यू को जो हमने मेजर किया है वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, उसी को बोलते हैं एक्यूरेसी। जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी 2.7 है और इसको हमने मेजर किया, तो एक बॉय इसको मेजर करता है तो 2.3 आती है, दूसरा बॉय इसको मेजर करता है तो 2.7 आती है, सॉरी 2.6 आती है। तो ये जो 2.6 है ये मोर एक्यूरेट होगी। प्रिसीजन क्या होता है? इट टेल्स टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब कि किसी क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसको कितने रिजोल्यूशन तक मेजर कर रहे हैं, ये मेजर करना ही प्रिसीजन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए मीटर स्केल, रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर स्केल का रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर होता है।
और वर्नियर स्केल का यानी कि वर्नियर कैलिपर्स का जो रेजोल्यूशन होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, यानी कि डेसिमल से एक डिजिट और ज्यादा हम मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। तो जो लेटर वाली मेजरमेंट है वर्नियर स्केल की, वो मोर प्रिसाइज होगी इन कंपैरिजन टू मीटर स्केल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले हम, 2.58 इज मोर प्रिसाइज देन 2.5। समझ रहे हैं ना बात को? अब देखिए एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज नॉट नेसेसरी मोर प्रिसाइज इज ऑल्सो मोर एक्यूरेट। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो मोर प्रिसाइज वैल्यू हो वो मोर एक्यूरेट भी हो। जैसे मान लीजिए एक रॉड की लेंथ है 3.68 सेंटीमीटर, है ना, इसको हम मेजर करते हैं जो ऊपर की दो डिवाइसेस थी, मीटर स्केल और वर्नियर स्केल से। तो मान लीजिए मीटर स्केल से इसको मेजर करते हैं तो ये आती है 3.6 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से हम उसको वर्नियर स्केल से मेजर करते हैं तो आता है 3.40 सेंटीमीटर। तो अब इसमें अगर मोर एक्यूरेट की हम बात कहें तो मोर एक्यूरेट इसमें कौन सी होगी? ये 3.6 सेंटीमीटर। और मोर प्रिसाइज कौन सी होगी वैल्यू? ये 3.40 सेंटीमीटर, क्योंकि डेसिमल के दो डिजिट तक ये मेजर हो रहा है, ये मोर प्रिसाइज हुआ। लेकिन ये मोर प्रिसाइज मोर एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये देखो एक्यूरेट वैल्यू से काफी दूर है 3.40, और ये वाली वैल्यू कितनी है? 3.6 है। ठीक है, तो ये मोर एक्यूरेट हुआ और ये मोर प्रिसाइज हुआ, लेकिन मोर प्रिसाइज जो है वो मोर एक्यूरेट नहीं है यहां पर। आई बात समझ में? अब आते हैं वर्नियर कैलिपर्स पर। वर्नियर कैलिपर्स में देखिए एक लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, लीस्ट काउंट इक्वल टू होता है वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, अब अगर मान लें कि एन वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं एन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ, तो एन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू एन माइनस वन मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होगी। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू एन माइनस वन अपॉन एन मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होगी। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू को अब हम ऐसे लिख सकते हैं वन मेन स्केल डिवीजन माइनस जो वन वर्नियर स्केल डिवीजन था उसकी जगह अगर हम ये वैल्यू पुट अप कर दें मेन स्केल डिवीजन के टर्म में, तो यहां से हमारा रिजल्ट मिलता है 1/n मेन स्केल डिवीजन। और एक मेन स्केल डिवीजन जो होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, वही जो सेंटीमीटर स्केल होता है आपने देखा होगा, उसमें एक मेन स्केल डिवीजन जो होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। तो ये 1 मिलीमीटर अपॉन एन के इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये 0.1 mm के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अगर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन हमको 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल दे रखे हैं तब ये रिजल्ट हमको मिल जाता है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स में पता ही होगा आपको, एक मेन स्केल होता है और दूसरा वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल जो है वो शिफ्ट होता रहता है इधर से उधर, उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसकी अगर रीडिंग की बात हम करें तो रीडिंग का फॉर्मूला होता है रीडिंग इज इक्वल टू एन प्लस एक्स इंटू लीस्ट काउंट। यहां पर एन जो है वो मेन स्केल की रीडिंग होती है, मतलब मेन स्केल यहां तक देखेंगे जिसका जीरो कहां पर पहुंच चुका है वर्नियर स्केल का, उसके पहले तक की जो रीडिंग होगी मेन स्केल में वही मेन स्केल रीडिंग होती है। और लीस्ट काउंट अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। और एक्स यहां पर वो डिजिट है कि जब हम वर्नियर स्केल को और मेन स्केल को जब मिला रहे होते हैं, यानी कि किसी वैल्यू को मेजर कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल का उस टाइम कौन सा डिजिट मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो जो डिजिट कोइंसाइड कर रहा होता है वर्नियर स्केल का, यहां से यहां तक हम देख लेंगे कौन सा डिजिट कोइंसाइड कर रहा है, वही वाला ये डिजिट एक्स होता है। उस एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ और प्लस जो भी रीडिंग होगी वर्नियर स्केल की उसको उसमें ऐड कर देंगे तो टोटल वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। अगर वर्नियर स्केल में एरर है तो फिर जो जीरो एरर उसमें होती है उसको भी हम यहां पर लिखते हैं। तो अगर लिखेंगे तो फिर इसकी के आगे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस जीरो एरर। ठीक है, अब इस जीरो एरर को हम विद साइन पुटअप करते हैं। ये जीरो एरर जो है वो टू टाइप की होती है, एक तो पॉजिटिव जीरो एरर होती है और एक नेगेटिव जीरो एरर होती है। पॉजिटिव जीरो एरर हमको तब मिलती है जब वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो हम मिलाते हैं तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में होता है, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव जीरो एरर होती है। और अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में होता है तो नेगेटिव जीरो एरर होती है। और जीरो एरर की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, जब भी जैसे यहां पर हम मैच कराएंगे
तो देख लेंगे कि कौन सा डिजिट इसमें मैच कर रहा है वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ। तो वो वाला डिजिट ये एक्स डैश होता है, और लीस्ट काउंट से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो एरर आ जाएगी। तो अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो यहां पर विद साइन हम पॉजिटिव वैल्यू पुटअप करेंगे, और अगर जीरो एरर नेगेटिव की आती है तो विद साइन नेगेटिव वैल्यू यहां पर हम पुटअप करेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब रीडिंग में ये ऐड हो जाएगा। समझ आया बेटा? ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, स्क्रू गेज। जब वर्नियर कैलिपर से और भी छोटी लेंथ हम मेजर कर रहे होते हैं तो फिर स्क्रू गेज का यूज करते हैं। इसका रेजोल्यूशन जो होता है वो 0.001 सेंटीमीटर होता है। इसमें देखिए ये दोनों जो स्टड्स और स्क्रू है जब आपस में बिल्कुल टच कर रहे होते हैं उस टाइम मेन स्केल वाली जो लाइन होती है उसी के सामने अगर सर्कुलर स्केल का जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे कि इस स्क्रू गेज में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, एरर वही दो प्रकार की होती है, जीरो एरर यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। तो जब इसका जीरो मेन स्केल के बिल्कुल सामने होगा तो जीरो एरर इसमें जीरो होगी। ये इसका सर्कुलर स्केल होता है। ठीक, और जब ये स्टड और स्क्रू को हम ओपन करते हैं, ओपन कैसे करेंगे? देखो इसको हम घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो ये स्केल ऐसे नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, है ना, जीरो से ये 10 वाला और नीचे आना शुरू हो जाएगा, और ये यहां पर स्क्रू जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बीच में जिसकी हमें रीडिंग लेनी है उसको यहां पर फंसा करके और टाइट कर देते हैं स्क्रू को और यहां से रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग का यही फॉर्मूला होता है, ये देखिए, रीडिंग इज इक्वल टू n प्लस एक्स इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। अगर जीरो एरर नहीं है तो हटा देंगे, और अगर जीरो एरर है तो उसको काउंट करेंगे। एन मेन स्केल की रीडिंग होती है, यानी कि इसको जब हम यहाँ पर फंसाएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट को हमें रीड करना है उसको यहाँ पर फंसाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये वाला जो सर्कुलर स्केल का जो ये फ्रंट वाला पार्ट है वो इस मेन स्केल से दूर जाना शुरू हो जाएगा, है ना, जैसे जैसे हम इसमें फंसाएंगे। और जब इसमें कुछ नहीं फंसा होगा, जैसे इस कंडीशन में है ये स्टड और स्क्रू, तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहां पर होगा, यानी जहां पर मेन स्केल का जीरो है। समझ रहे हैं ना बात को? और जैसे जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो फिर ये पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगा, और यहां पर हम ऑब्जेक्ट को फंसाएंगे और फिर यहां से रीडिंग लेंगे। तो रीडिंग में हम देखेंगे कि जो मेन स्केल की रीडिंग आ रही है, तो मेन स्केल की रीडिंग ये वाली रीडिंग होगी। यहां पर हम देख लेंगे कि क्या रीडिंग दे रखी है, उसको हम यहां लिखेंगे। फिर प्लस एक्स इंटू लीस्ट काउंट। एक्स मतलब कि यहां पर हम देखेंगे कि उस टाइम की जीरो के अलावा अब कौन सा डिजिट यहां पहुंच गया है जो मेन स्केल वाली लाइन के सामने है, वो वैल्यू एक्स के इक्वल होगी, तो वो वाला डिजिट यहां लिख देंगे। और लीस्ट काउंट को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। लीस्ट काउंट इक्वल टू होती है स्क्रू गेज की वन मेन स्केल डिवीजन, इसी को पिच भी कहते हैं, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, और डिवाइड करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम रीडिंग निकाल लेंगे। इसमें भी पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर कैसे होगी? स्क्रू गेज में हम देखेंगे यहां पर इसका जीरो अगर इसके आगे आ जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव जीरो एरर होती है। ठीक है, जब स्टड और स्क्रू एक साथ होंगे बिल्कुल। और उसी तरीके से अगर स्टड और स्क्रू को एक साथ मिलाने पर इसका जीरो अगर पीछे रह जाता है सर्कुलर स्केल का, तो यही निगेटिव जीरो एरर को रिप्रेजेंट करता है। और जीरो एरर निकालने का तरीका भी एक्स डैश इंटू लीस्ट काउंट के इक्वल होता है। एक्स डैश का मतलब कि उस टाइम जैसे ये वाला जीरो यहां पर है तो हम देख लेंगे कि ये वाला कौन सा खाना जो है वो स्ट्रेट लाइन यानी कि जो हमारी मेन स्केल वाली लाइन है उसके सामने है। जैसे यहां पर देखिए सेकंड वाला डिजिट मिल रहा है हमको, तो यहां पर इसकी वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? और जैसे निगेटिव जीरो एरर है तो उसको यहां से काउंट कर लेंगे, कितना होगा, ये 1 2 3 4 जितना भी होगा, और आगे माइनस का साइन लगा देंगे, उतनी जीरो एरर हो जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? तो इस तरीके से जीरो एरर निकाल करके इसमें पुटअप कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? जितने भी अनसर्टेन डिजिट इसमें हमको मिल रहे हैं और जो सर्टेन डिजिट है उन सबको मिला करके सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट वाला डिजिट देखो कोई भी नंबर लिखा हुआ है ये अनसर्टेन होता है, अनसर्टेन। और उसके पहले तक के जितने डिजिट होते हैं ये सब सर्टेन डिजिट होते हैं। तो सर्टेन डिजिट और लास्ट वाला अनसर्टेन डिजिट ये सब मिला करके
सिग्निफिकेंट फिगर के इक्वल होते हैं। तो इसके कुछ रूल्स है फाइंड आउट करने के लिए, इनको आपको याद रखना है। जैसे पहला रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सभी तो सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे ये लिखा है 134, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 1.234, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। सेकेंड पॉइंट, ऑल जीरोस अपीयर बिटवीन टू नॉन जीरो और ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी जीरो हैं दो नॉन जीरो डिजिट के अगर बीच में आते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट की तरह काउंट हो जाएंगे। जैसे यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें भी देखिए 1.034 डिजिट है, तो इसमें 1 2 3 और ये भी जीरो काउंट हो जाएगा, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट है, ऑल जीरो अपीयर्स आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर विदाउट डेसिमल वाला नंबर है और लास्ट वाला जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद के जो जीरो आते हैं वो फिर काउंट नहीं होते हैं। तो यहां पर देखिए ये जीरो तो काउंट हो जाएगा, तो 1 2 3 यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगला पॉइंट, ऑल जीरो अपीयर्स आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर विथ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल लगा हुआ है नंबर में तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे वो लास्ट वाले जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो जैसे ये 2 है, तो 2 के बाद वाले अब ये जीरो भी काउंट हो जाएंगे। ठीक है। तो यहां पर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ऑल जीरोस अपीयर बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट नॉन जीरो जो होता है उसके पहले वाले जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट नहीं होते हैं। ठीक है। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे। इसमें भी ये जीरो काउंट नहीं होंगे, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है। अगर कोई नोटेशन जो है वो साइंटिफिक नोटेशन है इस टाइप से a × 10⁻⁵ तो जो a नंबर होता है यानी कि बेस नंबर, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। उसी में जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही होंगे। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे। अब देखिए किसी भी यूनिट को जब हम चेंज कर देते हैं तो यूनिट चेंज करने पर उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लेंथ हमको दे रखी है 2.580, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसका यूनिट हम चेंज करते हैं तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ऐसे 2.580 × 10⁻³ किलोमीटर, और सेंटीमीटर में बदलना है तो 2.580 × 10⁻² सेंटीमीटर, मिलीमीटर में बदलना है तो 2.580 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से माइक्रोमीटर में बदलना है तो 2.580 10⁻6 माइक्रोमीटर बन जाएगा। ठीक है। एग्जैक्ट नंबर अगर आता है तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं किसी फॉर्मूले में। जैसे मान लीजिए पेरीमीटर हम निकाल लें एक स्क्वायर का, तो देखिए 4 एक इक्वल आएगा, तो ये 4 जो डिजिट है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.0 4.00 4.000 एंड सो ऑन, जैसी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है। इतनी बात समझ आई बेटा सबको? तो बेटा ये था हम लोग का आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।